हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सेशन जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। यह वही टॉपिक है जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सही कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के ना होने की वजह से स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आपकी तैयारी को और भी मजबूत। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एनिमल्स रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर दे कलेक्टिवली नोन एज। इसको हिंदी में भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बनते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? आंसर विल बी सी, जीवाश्म ईंधन। तो हम लोग देख भी लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो ये वो ईंधन होते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले जीवित रहे पौधे और जानवरों के अवशेष से बने होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके अवशेष मिट्टी और चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक जब हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण ये अवशेष धीरे धीरे बदल के ईंधन बन जाते हैं, तो फाइनली हम इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। आई होप आपको जीवाश्म ईंधन क्या होता है इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च दाब और उच्च ताप पर मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कार्बनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आंसर विल बी बी। तो कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो देखिए, ये जो जीवाश्म ईंधन है ये तो हमने देख लिया, लेकिन कार्बनाइजेशन प्रोसेस भी क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है और एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि प्राचीन काल के जो मृत पौधों की अवशेष लाखों वर्षों तक जो हाई हीट और हाई टेम्परेचर के प्रभाव से क्या करते हैं, धीरे धीरे कोल में जो परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन प्रोसेस। तो एक तरह से देखिए, समझिए कि तो हाई हीट हाई प्रेशर कार्बनाइजेशन प्रोसेस के लिए एक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना जो पौधे होते हैं वो कार कोयले में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि प्राचीन काल के मृत पौधे, जो मरे हुए पौधे होते हैं, लाखों साल तक जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इन्वायरमेंट में रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कोयले में चेंज हो आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोयले की जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम कार्बनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जैसे यहाँ पे हमने दिखाया वो कि क्या होता है, जो कंटेंस मेनली कार्बन, जो कोयला होता है उसमें क्या होता है? मोस्टली कार्बन ही होता है। और जब हम उसको क्या करते हैं, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, कार्बन प्लस O2, तो क्या बन के जाता है? फाइनल बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो CO2 बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि वह कठोर सरंध्र और काला पदार्थ कौन सा है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो होता है उसको हम बोलते हैं कोक बोलते हैं, और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो देखिए, सबसे जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है वो कोक होता है। और ये कुछ जैसे इस्पात है उनके जब एक्सट्रैक्शन होता है इसमें कोक का यूज होता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो ये क्या है, एक क्रिटिकल फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन में कोक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है इन द ब्लास्ट फर्नेस टू एक्सट्रैक्ट आयरन। जो आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस में इसका काफी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है फ्रॉम इट्स ओर टू मेक स्टील, जिससे वो फाइनली बाद में जो स्टील जो बन के निकलता है। देखिए, लौ अयस्क के लोहा निकालने में ये क्या करता है, ये मदद करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेटल एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कि जो कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। ये लगभग कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? ये आंसर विल बी सी। ये इसमें क्या होता है कि 200 सब्सटेंसेस कोलतार में होते हैं। और देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ होता है कि जो भी सिंथेटिक डाइज बनाना है, ड्रग्स है, एक्सप्लोसिव है, प्लास्टिक्स हैं, उस बनाने में क्या यूज होता है? कोलतार यूज होता है। और ये सब क्या है ये? और इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोक बना प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रक्रमण के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है जिसका उपयोग पास के उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये देखिए वो कोयले के प्रक्रमण के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका नाम होता है कोयला गैस। एक तरीके से इसको ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1810 में पहली बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए कोयले गैस का उपयोग किया गया था। ये कहाँ पे यूज हुआ था? सबसे पहले ये लंदन में यूज हुआ था। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि लंदन में फर्स्ट टाइम क्या स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज किया गया था कोयले गैस को। फिर बाद में 1820 में न्यूयॉर्क ने अडॉप्ट किया इसको फॉर लाइटिंग के लिए। और यूज्ड एज ए प्रेजेंट डे में यह लाइटिंग के लिए यूज नहीं होता है, एज ए सोर्स ऑफ हीट के लिए रादर देन लाइट के लिए ये यूज होता है प्रेजेंट डे में, जो कोयला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ था? स्थलीय पौधों से, समुद्र में रहने वाले जीवों से, ज्वालामुखी विस्फोट से और विघटित चट्टानों से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं क्या होते, जब मर जाते हैं तो समुद्र के तली पे चले जाते हैं, फिर वहां पे बहुत लाखों साल तक रहते हैं। फिर उनके पर क्या होता है, मिट्टी की लेयर, पत्थरों की लेयर उन पे जम जाती है। फिर ये जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में लाखों करोड़ों वर्ष रहते हैं तो बाद में क्या होते हैं, ये पेट्रोलियम में चेंज हो आते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी, जीवाश्म ईंधन की बात की थी, तो बिल्कुल सेम इस तरह से क्या होता है, पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है कि जो मरीन एलिमेंट्स थे वो मिट्टी के समुद्र के तली में जाके बैठ गए, उनके ऊपर से मिट्टी की लेयर्स जम गई, लाखों साल तक ये उसी में पड़े रहे। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के जब कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके बाद ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी प्रोसेस होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। देखिए डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रांसफॉर्म डेड मरीन ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखिए हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो कंडीशन है ये कंपलसरी पार्ट है, तब जाके ये क्या होते हैं, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी ये कंडीशंस दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो देखिए पेट्रोलियम जो हमें मिलता है खदानों से उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके बाद ये जो ओरिजिनल पाया जाता है खदानों से और बाद में जो हम लोग हमारे पास पहुंचता है यूज करने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बन, इसको हम बोलते हैं परिष्करण प्रोसेस, या इंग्लिश में इसको रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। आफ्टर रिफाइनिंग जो होता है ये पेट्रोलियम हमारे यूज के लायक बन पाता है। और जब खदानों से मिलता है तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। आफ्टर रिफाइनिंग हमें बहुत सारी चीजें पदार्थ मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है। तो ये सब्सटेंसेस कब मिलता है? आफ्टर रिफाइनिंग मिलता है, जो कि हमें जो कि काफी यूजफुल प्रोडक्ट हैं, हमारे लाइफ में हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो जो खदानों से तेल मिलता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं, और इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। उसके बाद ये बहुत सारे सब्सटेंसेस में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इसमें ये चेंज हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को सामान्यतः क्या बोला जाता है? तो देखिए, इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, हम जानते हैं कि पेट्रोलियम का जो बहुत कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको काला सोना भी बोला जाता है। फिर विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड एज ए ऑर्नामेंट एंड फॉर मेकिंग कैंडल्स। तो ऑर्नामेंट और कैंडल्स बनाने में पेट्रोलियम का कौन सा ये संघटक यूज होता है? तो इसको देखो, पैराफिन जो मोम होता है उसको यूज होता है ऑर्नामेंट और मेकिंग कैंडल्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बार बार रिपीट भी होते हैं। और ये एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप श्री अकेडमी पे जाके कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को मेरे वीडियो से, मेरे चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर विल बी सी, बिटुमेन का यूज होता है। पहले क्या होता था कि हम सड़कें बनाने में क्या, ओल्ड मेथड्स में हम कोल तार का यूज करते थे, बट आजकल मॉडर्न टाइम में हम बिटुमेन का यूज करते हैं सड़कों को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन क्यों माना जाता है? उसके पीछे देखिए, आप सोचिए कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो आप आंसर विल बी पाई। एक्चुअली क्या होता है, जो प्राकृतिक गैस है उसको ना ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है, जिसको हम देखिए, हम अपने घरों में नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं खाना बनाने में, गैस में हम खाना में, ईंधन में क्या है, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं। तो क्या है, पाइपों के माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। और दूसरी चीज है कि ये एक स्वच्छ ईंधन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से प्राकृतिक जो है इसमें नेचुरल गैस का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे अपने जीवन में। और इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, प्राकृतिक गैस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन क्यों माना जाता है? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ पाइप बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का व्यापक उपयोग क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब नेचुरल गैस को ही जब हम कंप्रेस कर देते हैं तो ये क्या हुआ, ये बोला जाता है उसको सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही हम सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी क्या होता है कि बहुत कम प्रदूषण होता है, बहुत एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो इसलिए आज के टाइम में बहुत व्यापक रूप से यूज हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े शहर हैं उसमें पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो सीएनजी है वो क्या है, मतलब वो पेट्रोलियम से सस्ता भी पड़ता है, और साथ ही इसका है कि बहुत स्वच्छ ईंधन भी है, प्रदूषण भी ना के बराबर फैलाता है। तो इस तरह से सीएनजी का हम लोग व्यापक यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने एक ऐड किया हुआ है, जिसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिन क्या है, कोयले का ओरिजिन क्या होता है, डेड लैंड जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं फाइनली किस में बदल जाते हैं, कोल में बदल जाते हैं। पेट्रोलियम का क्या ओरिजिन क्या है, मरीन ऑर्गेनिज्म जब जाते हैं और लाखों करोड़ों साल तक, हमने अभी डिस्कस किया, वो लेयर समुद्र के तल पे रहते हैं, उनके ऊपर लेयर जम जाती है मिट्टी की, फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कंडीशन में ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। नेचुरल गैस क्या होता है, फाउंड विद पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस जो होता है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है आफ्टर रिफाइनिंग। फिर फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, जो कार्बन बनने की, कोयला बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। और पेट्रोलियम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको मरीन डिकम्पोजिशन होता है। मरीन डिकम्पोजिशन से नेचुरल गैस भी पाया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम के साथ साथ ये नेचुरल गैस भी पाई जाती है। बाई प्रोडक्ट क्या है, कोल का जो बनता है कोल से, कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। और पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, बिटुमेन है। प्राकृतिक गैस को ही जब हम कंप्रेस करते हैं तो सीएनजी बन जाता है। तो प्राइमरी यूज क्या है, कोल का थर्मल पावर में हम उस थर्मल पावर में यूज करते हैं, और स्टील वगैरह में इसका यूज होता है। और देखिए दूसरा, पेट्रोलियम के लिए प्राइमरी यूज क्या है,
यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और रिफाइनिंग में इसका यूज होता है। और दूसरा है कि क्लीन एनर्जी, प्राकृतिक गैस का प्राइमरी यूज क्या है कि बहुत, क्योंकि साफ सुथरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो क्लीन क्लीन एनर्जी पाइप ट्रांसपोर्ट, और उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है, तो इसलिए पाइप के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आई होप। बस एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया था। अब पेडागॉजिकल, अगर इस चैप्टर को पढ़ाना तो कि टीचिंग का क्या है, एक टीचर को क्या अप्रोच है, कैसे रखना चाहिए इस टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो फोकस ऑन कनेक्टिंग क्लासरूम साइंस टू एवरीडे लाइफ। हमें साइंस, अगर इस टॉपिक को पढ़ाना है और वैसे भी साइंस को पढ़ाना है, तो हमें क्लासरूम को एवरीडे जो हमारी लाइफ है उससे जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सीएनजी हम बसों में यूज करते हैं, बिटुमेन को लोकल रोड्स में यूज बनाने में यूज करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल दे के हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं और अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करने की भी एक हैबिट आएगी, उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि नेचर साइंटिफिक टेम्पर बाय क्वेश्चनिंग हाउ मेनी मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रेशर क्रिएट ब्लैक होल। तो हम उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन करने से क्या होगा कि जो बच्चे होते हैं उन चीजों को फिर रिकॉल करेंगे और अपने आप को एनालिसिस भी करेंगे, जो पढ़े हैं जो नॉलेज उसको भी यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से एक टीचर का अप्रोच होना चाहिए, ताकि पेडागोजिकल ये अप्रोच के लिए ही ये टॉपिक दिया गया है। देखिए, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन 10 से 12 हर सब्जेक्ट में आते हैं, तो उनका एक फाउंडेशन होना चाहिए, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, या जो क्वेश्चन आए उससे आप कनेक्ट कर पाएं, और अपने अपने आसपास होने वाली चीजों को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, तो आंसर देना इजी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को ऐड किया था, जो कि इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।